अभी हम बात करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जो आपने मुझसे एक वीक के अंदर पूछा। ठीक है, अभी ये सेक्शन दो पार्ट में रहेगा। पहले हम स्टॉक स्पेसिफिक जो आपने चीजें पूछी है उसका जवाब दूंगा मैं, और उसके बाद ना कुछ स्टॉक से अलग भी कुछ क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन है, उसकी हम बात करेंगे। अभी मेरा डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी बाय और सेल सिग्नल नहीं है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि जब मैं आपको स्टॉक के बारे में बता रहा हूं ना, तो आप उसको बाय सेल के एडवाइस में नहीं लेना। उससे क्या होगा ना, इवन यू कैन मेक मनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट एक बहुत बड़ा लर्निंग का पार्ट ना आप भूल जाओगे। और दूसरा, आपने स्टाइल देखा होगा कि मैं जब टेक्निकल एनालिसिस करता हूं तो रादर देन गोइंग फॉर अ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट और असेंडिंग चैनल ब्रेकआउट और डिसेंडिंग चैनल ब्रेकडाउन, मैं आपको साइकोलॉजी बताने की कोशिश करता हूं कि स्टॉक में चल क्या रहा है, बियर्स क्या कर रहा है, सेलर्स का क्या मूड चल रहा है, लॉन्ग ट्रेड क्या बन रहा है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, और जो आज हम शेयर का बात करने वाले हैं ना, उसका मैं बता ले रहा हूं, मैंने लिख के रखा हुआ है। यह है आरबीजेड ज्वेलरी, समान कैपिटल, एक्सीकॉम, नाम इंडिया, ईएफसी, बीएलएस इंटरनेशनल, जीलियो ई मोबिलिटी, क्लीनमैक्स एंड वी2 रिटेल। ठीक है, सबसे पहले हम आरबीजेड ज्वेलरी के बारे में समझते हैं। ठीक है, अभी देखो यार, इसके बारे में ना दो लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, एक पूछा था ज्ञान ने और एक पूछा था पीयूष ने। अभी देखो, आरबीजेड ज्वेलरी का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बिकॉज आई विल मेक अ वीडियो ऑन द सीरीज। ज्वेलरी का भी करेंगे, फिर असेट मैनेजमेंट का भी करेंगे, बैंक्स का, सब कुछ करना है मुझे, सीरीज बनाया करूंगा। सो वहां पे ना पूरा हम डिस्कशन करेंगे, पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो आरबीजेड ज्वेलरी है ना, ये आप समझो ये गुजरात, और मोर प्रिसाइसली ना ये अहमदाबाद फोकस ये ज्वेलर है, और इनका एक फ्लैगशिप शॉप है अहमदाबाद में। अभी आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल दे रहा होगा, और जिन लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ है ना, वो पेन में होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। इसका मेन रीजन क्या है ना कि वीज वी टू मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, इनका दो रेवेन्यू जो टॉप लाइन हम कहते हैं उसमें ग्रो हुआ। ठीक है, बट इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ होता है ना, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया। ड्यू टू दैट यू आर सीइंग अ इंपैक्ट कि प्राइस ने अपसाइड नहीं बनाई है, मतलब इन्वेस्टर को परेशान करा हुआ है। एंड यू कैन नोटिस लॉट ऑफ निगेटिव वीडियोस ऑन दिस स्टॉक। बट एक प्यारी चीज क्या है ना स्टॉक मार्केट की, इट ऑलवेज वर्क ऑन द फ्यूचर थिंग्स। जो पास्ट में हो गया वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी देखो मोटा मोटा क्या मुझे लग रहा है ना, बिजनेस के बारे में बता दूं तो, कंपनी इज प्लानिंग टू ओपन अ 4 न्यू स्टोर्स इन FY27, और Q2 FY27 में इनका 2 स्टोर आने वाले हैं। और पहले ना इनको गुजरात का, मतलब गुजरात में फतेह करना है, मतलब दे वांट टू बी द लीडर इन गुजरात। मेनली ये क्या करते हैं, एंटिक जो ज्वेलरी होती है ना गोल्ड की, वो बनाते हैं। और भाई साहब, जैसे मैं नॉर्थ का हूं, कोई साउथ का है, कोई रहेगा, कोई राजस्थानी है, कोई हिमाचल है, कोई कश्मीरी है। आप समझो क्या होता है ना, मैंने देखा है यहां पे भी, महाराष्ट्र में भी, एवरी स्टेट में जो ज्वेलरी का पैटर्न है ना, वो एक अलग कंट्री की तरफ बिहेव करता है। राइट, जो साउथ में पैटर्न चलता है वो आपको महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, वो फिर आपको यूपी बिहार में नहीं चलेगा, वो हिमाचल में नहीं चलेगा। तो इसलिए आप देखो ना, जैसे यहां पे अगर आप पुणे में जाओ तो पुणे में देयर इज अ नेम पीएन गाडगिल। भाई साहब, मतलब उसका मतलब दे आर द किंग कॉन्ग्स। पुणे में पब्लिक को बहुत पसंद है। ठीक है, तो वही बताया कि इनका जो एस्पिरेशन है ना, दे वांट टू बी द पीएन गाडगिल ऑफ गुजरात। ठीक है, अभी जो बिजनेस है वो 2-3 पार्ट में मोटा मोटा, एक है B2C, एक है B2B, और दूसरा है जॉब वर्क। तो अभी हम फंडामेंटल को साइड में रखते हैं। अब ये समझना पड़ेगा कि प्राइस में जो फॉल हो रहा है, मतलब उसमें क्या अभी और फॉल होने वाला है। और मैं यहां पे ना कुछ प्राइस एक्शन के साथ साथ ना कुछ जो एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर गट होता है ना, जो आपको टेक दिख के आता है, उसकी बात करूंगा। ठीक है, सो आप मेरी बातों को सीखने के लिए समझना। ठीक है, एंड टेक विथ बैग ऑफ सॉल्ट, नॉट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लिसन, अभी हम देखते हैं स्टॉक आया कब। ये आया आपको दिसंबर 2023 में, और यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अप टू दिस लेवल, लाइक अप टू फरवरी 2026 तक, जो आरबीजेड का ज्वेलरी का जो शेयर था, वो प्राइमरी ट्रेंड उसका पॉजिटिव था। ठीक है, वो क्यों था, आप देखो ये वाला लो और ये वाला लो। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों स्विंग लोज है। ठीक है, और ये दोनों स्विंग हाइस कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये वाला जो स्विंग लो है वो नीचे है एज कंपेयर टू दिस स्विंग लो। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हायर लो।
तो यहां तक तो बात लग रही थी कि चलो यहां पे बेस बन रहा है, फिर यहां से ऊपर जाएगा, मतलब नया स्विंग हाई बनाएगा, ठीक है। बट उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद एक ब्रेकडाउन आता है मार्च 2026 में ऑन मंथली चार्ट। अभी ध्यान से आपको कॉन्सेंट्रेट करके यहां समझना पड़ेगा कि यहां पे क्या हुआ। आई विल जस्ट रिमूव इट, ठीक है। अभी देखो यहां पे क्या था, यहां पे सारे बायर्स ने खरीदा था। अभी चूंकि ब्रेकडाउन आया, आप इस कैंडल को देखो, चूंकि ब्रेकडाउन आया तो जिन्होंने भी बाय करा होगा उनका स्टॉप लॉस हो गया ट्रिगर, ठीक है, समझा। और जो सेलर होगा वो हावी हो गया। बट उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद देखो ये वाला कैंडल फिर ऊपर चला गया। इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ, इसका इंप्लीकेशन हुआ कि जो भी पंटर है स्टॉक का, जिसको आप ऑपरेटर या म्यूचुअल फंड को या इंस्टीट्यूशन को, वो नहीं चाहता है कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़े। मतलब ये पॉजिटिव चीज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्या होता है ना, जब मैसिव सेलिंग होती है ना, जब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग होती है, तो मैं बता रहा हूं कैसे होता है। वो क्या होगा ना, प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा। प्राइस या तो इनसाइड कैंडल बनाएगा और उसके बाद इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन होता है और फिर वो नीचे फॉल करता है। वो इस केस में नहीं हुआ। होप आप समझने की कोशिश कर रहे होगे। अब इसको थोड़ा सा और ग्रैनुलर समझते हैं। देखो ये आ गया वीकली चार्ट, ठीक है। सपोर्ट लाइन तो सेम ही रहेगा जो मंथली चार्ट पे था, ये क्लियर है। अभी आप देखना कि जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो मैं आपको सेलर की मेंटालिटी बताऊं ना। आई डू द शॉर्ट सेलिंग इन द एफएनओ स्पेस, तो मुझे पता है कि शॉर्ट सेलिंग में भी कब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, ठीक है ना। जब शॉर्ट में अगर स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर होता है तो दैट मीन कि द बायर इज गेटिंग जो हावी हो रहा है ऑन द ट्रेड, ठीक है। अभी जैसे यहां पे ब्रेकडाउन हुआ, यहां पे आप समझना ये वाला कैंडल जहां पे मैंने मार्क किया, इसके जैसे लो टूटता है ना, सेलर माल डंप करना शुरू करेगा, डिलीवरी की वॉल्यूम छोड़ना शुरू करेगा। यहां तक अप टू दिस लाइक 23 मार्च 2026 तक सेलर हावी था ऑन द वीकली कैंडल। उसके बाद देखो, उसके बाद ये कैंडल बनता है भाई साहब, और ये कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है इस पूरे बेस का। मैं रीजन बताता हूं क्यों। इस कैंडल को आप समझ लो, ठीक है। ये कैंडल, इस कैंडल को, जो रेड वाला कैंडल था, जो फॉलिंग कैंडल है, उसके लो के नीचे जाता है। उसके कारण क्या हुआ होगा, उसके कारण सेलर्स को लगा होगा कि चलो कंटिन्यूएशन चल रहा है, सेलिंग और चलेगी, ठीक है। तो उन्होंने और माल डंप करा। उसके बाद यहां पे ये जो कैंडल है अपने प्रीवियस कैंडल के लो जाता है, नीचे जाता है, और ठीक है, यहां पे सेलर्स ट्रैप हुए और उसके बाद ये अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज करता है वीकली कैंडल पे। और इस कैंडल को क्या कहते हैं, बहुत लोग आपने सुना होगा, इनगल्फिंग बोलते हैं। सो दिस कैंडल इज नोन एज द बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इज द मोस्ट पावरफुल कैंडल इन कैंडल स्टिक पैटर्न। और इसको बहुत लोग ना हर एक जगह यूज करते हैं, 15 मिनट नहीं, इसको वहां पे आपको समझना है ना, आपको सब्जेक्टिव यूज करना है। ये कहां पे बना, जब सेलर्स सेल कर रहे थे, उस वहां पे बन रहा है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अभी इनगल्फ करने का मतलब होता है खा जाना। अभी आप देखो ये जो कैंडल है ना, अपने प्रीवियस कैंडल को, रेड कैंडल को खा गया है। उसके नीचे से जो उसका लोअर है और जो ऊपर है, देखो पूरे की पूरी तरह खा गया, मतलब उसको उसने खा लिया है, मतलब इनवैलिड कर दिया है उस कैंडल को। और उसके बाद देखो भाई साहब, ये जा रहा है ऊपर, ठीक है। अभी अगर मुझे क्या करना चाहिए, देखो मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करा रहा था, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया रहता, मैं बता रहा हूं आपको, 173 के लगभग, ठीक है। अभी सपोज एज अ पर्सन नीतीश, मेरे को लगता है कि चलो हम इस स्टॉक में कुछ बेट लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा ना, एज एन एग्जांपल मैं एक यहां पे लगा दूंगा मार्क, और मैं एक मार्क लगा दूंगा यहां पे, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ, वीकली कैंडल, तो मैं एंटर करूंगा इस स्टॉक में। मैं एंटर करूंगा इस स्टॉक में। मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन हो सकता है अभी 1% रहे, क्योंकि मैं अभी टेस्ट कर रहा हूं, और फिर ऊपर जब दूसरा बेस बनेगा तो फिर मैं 1 से 2% डालूंगा, जो बहुत लोग पैरामीटिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर इसके नीचे जाता है, ठीक है, तो दो चीजें रहेंगी, ध्यान समझना। मैं 2 लाइन लगाता हूं। अगर इफ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर क्या हुआ, जिसका मतलब, जिसका जो दिल है ना, मतलब बाघ का कलेजा जिसका नहीं है, ठीक है, और जिसको M2M देख के थोड़ा डर लगता है, उसके लिए स्टॉप लॉस ये रहेगा। और जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो पी की तरह इन्वेस्ट करता है, पी जैसे फर्म करते हैं, या तो पैसा 100 गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा,
उसके लिए स्टॉप ये वाला है। एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल। ये जो पैटर्न होता है ना, और स्पेशली जब इनगल्फिंग बनता है ना एट द क्रिटिकल जंक्चर, जहां पे सेलिंग एक्टिविटी मैसिव थी, वहां पे ये जो कैंडल बनाया ना, इनगल्फिंग कैंडल, आप नाम पे मत जाओ, बस समझो इनगल्फिंग। ये इतना पावरफुल कैंडल था कि इसने लो पे गया प्रीवियस कैंडल के, और फिर वहां से इसने जो सेलर था उसका गर्दन दबाया और फिर उसको लेके उसके ऊपर क्लोजिंग करी। समझ गया? ये एक पावरफुल कैंडल है। तो इफ यू आर अग्रेसिव इन्वेस्टर, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 100 ऑन द वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड इफ आई एम ए कंजर्वेटिव ट्रेडर देन माय स्टॉप लॉस वुड बी 119 ऑन द वीकली क्लोजिंग बेसिस। दैट्स इट। जब हम बात करेंगे ज्वेलरी की, तो बट आपको इसके साथ साथ क्या करना है कि जैसे इनका शॉप ओपन होगा, एंड होपफुली लगता है कि सही भी हो सकता है, बिकॉज मेरे को ये हंच है यार, मतलब एक मेरा कोई अभी तक कोई मैंने पोजीशन नहीं बनाया, बट हो सकता है कि कंपनी अच्छा करे। और जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, और डिस्पाइट गोल्ड गोइंग डाउन साइड, बट ये कंपनी में वैसा कोई रिएक्शन नहीं है देखने को मिला है मुझे। अप्रॉक्स मार्च 16 से कंपनी ने ऐसा कोई बहुत फॉल नहीं है। अभी मार्च से आप देख लो, अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, बट यहां पे मुझे ऐसा अभी तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग रहा है। सो ये आप कॉशियसली स्टॉक को देख सकते हो। ठीक है, तो ये था पहला आरबीजेड ज्वेल, जो ज्ञान और पीयूष ने पूछा था। ठीक है, अभी हम आएंगे दूसरे स्टॉक पे, जो है सम्मान कैपिटल। अभी जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है सम्मान कैपिटल। इस पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, इसका बिजनेस एनालिसिस भी किया था, टेक्निकल एनालिसिस भी किया था, बट किसी ने पूछा कि ये स्टॉक में क्या हो सकता है। तो अगर आप इसके इन्वेस्टर हो और अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हो, तो Q4 FY26 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी ने एक पीपीटी मारा था। उस पीपीटी में जाके पेज नंबर 17 या 16 को पढ़ लेना। वहां पे कंपनी ने बताया कि हम किस तरीके से ग्रो करने वाले हैं। जिनको पता नहीं हो, तो ये कंपनी ने अपना सारा का सारा ग्रॉस एनपीए जीरो कर दिया है, पूरा का पूरा प्रोविजन ले लिया। कंपनी में एक बहुत बड़ी पी फर्म ने इन्वेस्ट करा है जिसका नाम है IHC। कंपनी का बहुत अगर कंपनी ने जो FY30 का प्रोजेक्शन लिया है, इफ द कंपनी इज एबल टू डिलीवर ऑन दैट, तो भाई साहब यहाँ एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है। बट हमें ट्रैक करना पड़ेगा बिजनेस को और प्राइस को, दैट इज द कंडीशन। ठीक है, अभी यहां पे आपको सम्मान कैपिटल का ईयरली चार्ट दिख रहा होगा। मैंने ईयरली इसलिए दिखा क्योंकि इसका चार्ट बहुत मेसी है। मतलब यहां पे ना सीरीज ऑफ सेल ऑन द राइज बना बना के सेलिंग हुई है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो, मतलब सीरीज ऑफ सेल ऑन द राइज बना बना के हमें सेलिंग करी है। पहले लोगों को लगता था कि ये मतलब इस मल्टी बैगर बन जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने विदाउट फाइनेंशियल को देखे हुए खरीद लिया होगा, या फिर उनके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर ने उन्हें बताया होगा। बट हम देखते हैं कि अभी ये शेयर का ट्रेंड क्या है। राइट, शेयर में कोई इशू नहीं है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू, ये वाला प्राइस हमें याद रखना है, विच इज हाउ मच, इट इज 192.95, मोर प्रिसाइसली 193 आपको याद रखना है ऊपर का। उसके ऊपर जाता है तो एक नई रैली खुलेगी। इसका रीजन क्या है कि वो FY20 मतलब FY25 बोलना गलत होगा, कैलेंडर 25 का हाई है। मतलब कैलेंडर 25 में जो सम्मान कैपिटल ने जो अपना हाई बनाया था वो था 192.95। ठीक है, तो उसके ऊपर जाएगा तो पैरामीडिंग कर सकते हैं। अगेन, इफ समवन इज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर, तो उनका 128.44 का स्टॉप लॉस होगा, और इफ समवन इज अ अग्रेसिव ट्रेडर, तो उनका 98.36 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ट्रेड में कोई भी दिक्कत नहीं है एज ऑफ नाउ। ओके, इट्स क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन एहसान भाई ने पूछा था। तीसरा क्वेश्चन है एक्सीकॉम का। एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बिजनेस एनालिसिस करी हुई है और टेक्निकल एनालिसिस भी करा था। अभी अब एक्सीकॉम टेली सर्विसेज को देख रहे हो ना, टेली सिस्टम को देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको टेक्निकल के साथ साथ इसका फिनेंशियल ट्रैक करना है। और फिनेंशियल में आपको ट्रैक करना है ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस। जो बेस मतलब जो स्टैंड अलोन जो इनका फिनेंशियल है, दैट इज गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक चार्जेस बिजनेस होता है ना, उसमें ये एक्चुअली जो हाउस होल्ड का होता है या फिर कार का होता है, दे आर द मार्केट लीडर्स। इनका मोर देन 50% मार्केट शेयर है। तो हो सकता है कि अगर पास 2 EV कार्स हो, तो उसमें से एक में चार्जर इस एक्सीकॉम का हो। ठीक है, नाउ हम बात कर रहे थे कि यस, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल देखोगे, तो इनका एक सब्सिडरी इन्होंने एक्वायर किया है, उसका नाम है ट्रिटियम। ठीक है, इट इज बेस्ड इन US, और उनका यूरोप में, US में और ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन है। ठीक है, ट्रिटियम अभी इबिटा लॉस कर रही है। ठीक है, और कंपनी हैज अ प्रोजेक्शन दैट बाय द एंड ऑफ Q4 FY27
जो ट्रीटियम का इबिटा लॉस है, इबिटा ब्रेक इवन हो जाएगा, प्लस कंपनी का Q4 FY26 में जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे है इबिटा है वो ब्रेक इवन हो गया, इससे पहले वो लॉस हो रहा था, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। सो आपको ये जो चेंज दिख रहा है ना, रिवर्सल दिख रहा है, मतलब जो रिवर्सल ब्रेकआउट में हमेशा बोलता हूं कि दैट इज माय फेवरेट स्ट्रेटजी, इट इज ड्यू टू दैट। सो आपको इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, मतलब 15 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे के चार्ट पे, और इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आपको इनकी जो सब्सिडरी है, ठीक है, और इनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ट्रैक करना पड़ेगा, दैट इज द थिंग। नाउ हम आते हैं वीकली चार्ट पे, ठीक है। सो वीकली चार्ट इज परफेक्टली ऑल राइट। 129.12 इज द लक्ष्मण रेखा, मतलब इसके नीचे ही अगर क्लोजिंग आ जाती है वीकली तब कुछ दिक्कत हो सकती है। जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत नीचे और उतना लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बोलना गलत होगा। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो 129.12 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और इफ इट गोज अबव 182.20 तो आप फिर पैरामीडिंग कर सकते हो, ठीक है। होप दिस क्लैरिफाइज। एक्सिकॉन को पूछा था सचिन ने, अब हम आते हैं नाम इंडिया पे। नाम इंडिया, यस, सुपर्ब स्टॉक, सुपर्ब टेक्निकल एंड सुपर्ब फंडामेंटल। अभी समझना यार क्या होता है ना, नाम इंडिया के बारे में पता है, बता देता हूं। अगर आप नॉन बैंकिंग एमसीज में देखो ना, तो इट इज द नंबर 1 एएमसी नॉन बैंकिंग। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले एसबीआई, उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग आईसीआईसी बैंक, और फिर एचडीएफसी एमसी है। उसके बाद आता है नाम इंडिया। नाम इंडिया क्या है ना, इट इज, इसका जो पेरेंट है वो जापान का है। प्लस अगर आप इंडिविजुअल जो म्यूचुअल फंड देखो, जो होल्डर्स है कंपनी में, तो उसका जो इंडिविजुअल पैन कार्ड पे, तो उसका अप्रोक्स 38% कस्टमर नाम इंडिया का है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के साथ साथ हम बहुत बार सुनते हैं ना कि 20 सुनते रहते हैं, ठीक है। 20 इज नथिंग बट द ईटीएफ। अगर आपने निफ्टी 20 का नाम सुना होगा, बैंक निफ्टी 20 का नाम सुना होगा, इंफ्रा 20 का नाम सुना होगा, जूनियर 20 का नाम सुना होगा, गोल्ड 20 का नाम सुना होगा, सिल्वर 20 का नाम सुना होगा, तो भाई साहब निफ्टी पीएसयू बैंक 20 का नाम सुना होगा, सब सारे का सारा 20 जो है वो इन्हीं की कंपनी का है। सो जो म्यूचुअल फंड है इंडस्ट्री में, इनका जो मार्केट शेयर है दैट इज क्लोज टू 7 to 8%, बट जो ईटीएफ इंडस्ट्री है ना उसमें इनका मैसिव है, मतलब अप्रोक्स 28-22% का मार्केट शेयर है। और जैसे मैंने कहा कि मैं इस पूरे जो है ना एएमसी बिजनेस या फिर ब्रोकरिंग सब पे एक अलग सीरीज बनाऊंगा, तो उस समय हम पूरी बात करेंगे। आपको क्या करना है ना, नाम इंडिया या फिर एचडीएफसी एमसी, जो भी ऐसी कंपनी है ना जो शेयर मार्केट रिलेटेड है, एंड टिल द मोमेंट द मार्केट इज राइट, मतलब जब तक सही चल रहा है आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सारे के सारे स्टॉक लेके बैठे रहना है भाई। मैं सिंपल रीजन बता रहा हूं, इनका जो टॉप लाइन ग्रो करता है ना, वो ग्रोथ कैसे करता है, वो करता है एयूएम पे, मतलब M2M पे। आप समझो, आप जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हो ना, सिप डालते हो हर एक महीने का, वो इनके एयूएम में जाता है, ठीक है। तो एक तो ग्रोथ आता है इनका कैसे, एक तो वैल्यू ग्रोथ आया, जो 100 रुपए का चीज डाला हुआ है अगर उसका दाम हो गया 110, ठीक है, जो उन्होंने, तो एक तो वैल्यू ग्रोथ आया, और दूसरा आता है वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ क्या होता है, जो एनटीपी के, मतलब जो नए कस्टमर इन्होंने अपने पास इनरोल किए, तो इनका 2 तरीके का होता है। तो आप देखना जब मार्केट बहुत बुलिश होगा ना, तो ये सारे के सारे स्टॉक बहुत ऊपर जाते हैं, और इट इज ए वेरी गुड स्टुपेंडस बिजनेस। देखो मेरे को ना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भाई इशू है, पता है, वो जो सिप करके जो बताते हैं ना, दैट इज इंटायरली, मतलब वो एक फसाड, मतलब फालतू चीज है वो। सिप का वो जो वे बताते हैं, सिप स्कैम नहीं है, बट जो सिप का स्कैम है ना वो है। बट इनका जो बिजनेस मॉडल है ना वो सुपर्ब है भाई, जब तक मार्केट अच्छा कर रहा है। प्लस ये क्या करते हैं, सिप के कारण इनके पास एक स्टिकी इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट रहा, मार्केट कैसा भी हो इनको, इनका एयू में वो पैसा आते रहेगा, तो इट्स ए वेरी वेरी गुड बिजनेस। फिनेंशियल इज सुपर्ब, टेक्निकल इज वेरी गुड, टेक्निकल कुछ इश्यू ही नहीं है ना, इट इज ऑन ऑल टाइम हाई, तो इसमें मतलब कुछ बताने जैसा है नहीं। तभी मैं बता देता हूं कि इफ आई would hold this stock now, so my stop will be at 1038.50 on a day closing basis, that's it। बहुत प्यारा स्टॉक है आपका नाम इंडिया। नाम हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था हेमंत राव ने, अब हम बात करते हैं, पीयूष ने पूछा हुआ है कि जस्ट वांट टू नो अबाउट द एएफसी और बीएलएस इंटरनेशनल का टेक्निकल।
तो सबसे पहले हम ईएफसी पे जाते हैं। ईएफसी का जब भी आप चार्ट देखना ना, तो आप ईएफसी का बीएससी का चार्ट देखना, एनएससी का चार्ट नहीं देखना, क्योंकि एनएससी में ना वे बाद में लिस्टेड हुई है। बीएससी पे ये पहले लिस्टेड थी। इस कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, पहले कुछ दूसरा नाम हुआ करता था, राइट? ओके, अभी देखो यार, ये कंपनी ना बहुत अच्छा रन की, अप्रॉक्स कितना 7,100%। मतलब किसी ने अगर जुलाई में पैसा लगाया होगा 1 लाख रुपया, तो उसका 2 दिसंबर 2024 तक 71 लाख रुपए बन गया होगा। मतलब क्या मैसिव वेल्थ बना होगा। बट मैं आपको एक ईमानदारी की बात बता रहा हूं, यहां पे पैसा सिर्फ कुछ पी इन्वेस्टर और कुछ शेयर होल्डर्स ने बनाया है। जो हमारा रिटेल का पूरा गैंग है ना, वो एकदम टॉप के पास गया है। यहां पे 350 के आसपास लोगों की एंट्री हुई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने देखा जो इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है उसको देख के। अभी ये स्टॉक क्या है ना यार, ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत साउंड है। इनका लीज का बिजनेस, इनका 3 बिजनेस है एक्चुअली। एक लीज का बिजनेस है, एक फर्नीचर रिलेटेड है, एक और है, ठीक है ना। एंड ऑल द 3 आर डूइंग वेरी गुड। और जो इनका लीज का बिजनेस है ना, तो आप जो बड़े नाम ले लो, जैसे बजाज हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी को ये लीज पे देते हैं, राइट? सो हम इस मॉडल की बात करेंगे जब हम फंडामेंटल करेंगे, तो एवरीथिंग इज डूइंग वेरी गुड। बट तब भी प्राइस दूसरी तरह बिहेव कर रहा है, मतलब प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। और यही चीज कुछ मोटा मोटा हो रहा है वी2 रिटेल की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो यार, अगर मैं यहां पे रहता ना, तो मैं क्या करता, मेरा रहता है, मैं यूज करता हूं वीकली चार्ट। तो मैं जस्ट होल्ड ऑन, मैं 218 के आसपास मैं निकल गया रहता, क्योंकि मेरा ट्रिगर स्टॉप लॉस जो ना ट्रिगर हो जाता है, बिकॉज वहां पे सपोर्ट टूटा। बट मैं सबको एडवाइस नहीं कर सकता हूं। द स्टॉक इज डूइंग वेरी गुड, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा है। तो यू हैव टू टेक, आपको अपना कॉल लेना पड़ेगा। अभी यहां पे क्या हो रहा है ना, अगर आप सुपरफिशियली जाके देखो ना, तो यहां पे क्या हुआ ना, राइट इशू है यार, क्योंकि कंपनी को पैसा रेज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब लीज रेंटल में तो पैसा का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ना। बट मैंने एक चीज मार्क की ना, कि जो राइट इशू हुआ है ना, उसके बाद प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग हट गया है, ठीक है। मतलब प्रोमोटर ने उस प्रोपोर्शन में खुद बाय नहीं किया है। आप जाके देखो तो इनका, इसके कारण क्या हो रहा है ना, मुझे जहां तक लग रहा है एक ओवरहैंग बन गया है सप्लाई का फॉर अ टाइम भी। सो मैं ऐसे शेयर्स में क्या करूंगा ना, आई विल एग्जिट। फॉर मी मैं बता रहा हूं भाई, दूसरा कोई अप्लाई मत कर देना, ठीक है ना। मेरा जो एक्यूरेसी रहता है ना, बाय द वे बता दूं, 75% तक रहता है। 25% बाद अपन भी गलत होंगे भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी मैं बोल रहा हूं ना, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो मैं निकलूंगा और अगेन मैं वेट करूंगा कोई रिवर्सल है वीकली चार्ट पे, या फिर ये शेयर, ये जो 364 का जो रीजन है ना, 350 364, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, ठीक है। ऊपर साइड में या तो 364 के ऊपर क्लोजिंग कर दे, या फिर वो नीचे अगर फॉल होता है, इट स्टार्ट मेकिंग अ फ्लैग, जैसे अभी गिर रहा है, ठीक है, बेस बना रहा है, फिर गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। तो एक बेस बनाए और उसके बाद स्टेज 2 का ब्रेकआउट कर दे। एक मैं और चीज बताता हूं, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना, उतना सारा मेरा ज्ञान हटाओ, आप सुपर ट्रेंड लगाओ, ठीक है ना। अगर सुपर ट्रेंड के नीचे कोई मंथली क्लोजर आ जाए ना, तो निकल जाओ। मैं सिंपली बता रहा हूं, सुपर ट्रेंड देखो, सुपर ट्रेंड ने 2021 से, मतलब अगर किसी ने सुपर ट्रेंड भी यूज किया होगा ना, तो उसने अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा उसमें मंथली चार्ट पे, ठीक है। होप दिस आंसर। दूसरा है बीएलएस इंटरनेशनल। अभी बीएलएस इंटरनेशनल के छोटा भाई, मतलब सब्सिडरी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, बीएलएस ई सर्विसेज। आई पर्सनली लाइक दैट बिजनेस वेरी मच। उसका सब्सिडरी है, तो आपको बीएलएस इंटरनेशनल के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में बीएलएस ई सर्विसेज का भी सारा कुछ मिलेगा। मैं वहां पे मेनली इसलिए गया हूं क्योंकि वहां पे जो ना कंपनी हैज वेंचर्ड इन द, एक आदिफिन करके है, तो उसमें उन्होंने एक बाय आउट किया है। तो आदिफिन क्या है ना, इज अ कॉर्पोरेट डीएसए। सो सिंस आई अंडरस्टैंड द डेट बिजनेस, तो मुझे लगता है कि वहां पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और बीएलएस ई सर्विसेज इज अप्रॉक्स मेकिंग अ ट्रिपल बॉटम जैसा उसने कुछ बनाया। सो वो दिख रहा है कि वहां पे एक बेस बन गया है, दिख रहा है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं आपके शेयर की, बीएलएस इंटरनेशनल। अभी बीएलएस इंटरनेशनल आपको पता होगा वीजा काउंसलिंग का काम करती है। चूंकि अभी गल्फ का भी इशू हुआ और जियो पॉलिटिक्स मुझे तो उतना समझ में नहीं आता है, बट मुझे मोटा मोटा लगता है कि अभी भी पूरा मैटर सॉल्व हुआ नहीं है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा कॉशियस हो रहा होगा इस शेयर पे। ऐसे ये शेयर बहुत अच्छी कंपनी है फाइनेंशियली।
मैं यहाँ पे रहता है यार, मैं अपनी बात कर सकता हूँ या मैं सबकी बात नहीं बता सकता हूँ। सो यस, 378 में मैं निकल जाता इस स्टेक से, ठीक है। सो मुझे पहले चीज तो ये नहीं पता रहता है कि किसका इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे है यार, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मैं किस लेवल पे निकलता हूं, और अगर मुझे एंट्री करनी पड़ेगी ना, तो अगेन मैंने कहा कि अगर कोई रिवर्सल ब्रेकआउट आता है ना एटलीस्ट वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मैं डेली का यूज करके उसमें एंटर करूंगा। एज ऑफ नाउ द स्टॉक इज गुड ऑन द, जस्ट होल्ड ऑन। नहीं यार, ये जो आपका मंथली चार्ट भी है ना, वहां भी जो स्विंग हाइज है ना, ये इट हैज स्टार्टेड मेकिंग अ लोअर लो एंड लोअर हाई, सो दैट इज नेगेटिव। बट वही होता है ना यार, मुझे पता नहीं है कि किसका क्या इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो अभी मैं आपका अगर मान लो पोर्टफोलियो 50-60% डाउन हो या 5% डाउन हो, तब मैं किसी को कुछ बता सकता हूं। ओवरऑल मैं इस स्टॉक में भी नहीं रहता। दो हैविंग सेड दैट, स्टॉक बहुत अच्छा है ये और इसी कंपनी। और मैं फिर से एक बता देता हूं डिस्क्लेमर कि इसकी छोटी कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है। अभी हम बात करते हैं, एक भाई ने मेरे को, इनका नाम नहीं है यार, मतलब इन्होंने बोला है जीलियो के बारे में पूछा है, ठीक है। उन्होंने मुझसे क्या पूछा है कि आप जीलियो को क्यों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आई हैव ट्राइड टू डू अ बिजनेस एनालिसिस फॉर द जीलियो, एंड फिर मैंने कहा था कि मुझे एथर एनर्जी क्यों अच्छी लगती है जीलियो से। सो इन दैट आई हैव गिवन माई, जो भी मेरे को लगता था बेस्ड ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज, मैंने बताया कि मुझे क्यों अच्छा लगता है। बट भाई ने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जीलियो इज फार बेटर, ईवी का जो मतलब पियर कह सकते हो एज कंपेयर टू एथर एंड ओला। और उन्होंने एक नाम लिया कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपका कंक्लूजन गलत है। देखो क्या होता है ना, इन मार्केट एवरीवन हैज द राइट टू बी रॉन्ग। जो भी कर रहा है ना, आप भी सही हो मैं भी सही हूं। मैं अपना पॉइंट क्रिटिकल बेसिस पे और लॉजिकल बेसिस पे दूंगा, आप भी अपना दे सकते हो। कोई सब्जेक्टिव नहीं रहता है कि आप सही हो या गलत है। अभी मैं बता रहा हूं, जीलियो मैं प्राइस के पैटर्न पे नहीं बोल रहा हूं, मैं सारी चीजें बताता हूं जो इसमें इशू मुझे लगा। अभी जीलियो का जो रियल कॉम्पिटिटर है ना यार, वो ओला या एथर नहीं है। उसका जो भी 5 या 6 रियल कॉम्पिटिटर हैं, दे आर इन द अनलिस्टेड स्पेस। जैसे कोमाकी हो गया, बी ग्रॉस हो गया, ठीक है ना। आप इनमें से कुछ में SMFG ने पैसे भी डाला हुआ है अनलिस्टेड में। इफ यू ट्रैक द अनलिस्टेड स्पेस तो आपको पता चलेगा। अभी आप समझो, जो जीलियो है ना, आपने सुना होगा कि इनकी जो 2 व्हीलर्स होती है ना, फॉर दैट यू डोंट रिक्वायर द आरटीओ का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस नहीं चाहिए, हेलमेट नहीं चाहिए, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इनका जो मैक्सिमम गाड़ी है ना, वो NMV है, नॉन मोटराइज व्हीकल, एज पार्ट टू द साइकिल, इसलिए नहीं चाहिए होता है। मैक्सिमम स्पीड रहती है 25 किलोमीटर की, 25 किलोमीटर पर आवर की। और जो मोटर का जो कैपेसिटी होता है ना, वो 250 वॉट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी बात करते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। आप समझो यार, ये ऐसा बिजनेस मॉडल अगर मैं आपको या मुझे भी कोई 100-150 करोड़ रुपए दे तो मैं भी खड़ा कर सकता हूं। पहली चीज है कि दे आर नॉट डूइंग अ मैन्युफैक्चरिंग, दे आर जस्ट डूइंग द असेंबलिंग ऑफ द चाइनीज गुड। वो चाइना से लेके आते हैं और यहां पे असेंबल करके दे देते हैं, ठीक है। पहली चीज आप ये समझो। एथर, इवन ओला इज अ लॉस मेकिंग, उसको लोग गाली देते हैं, बट भाई आप जाके देखो, दे हैव आईपीज, दे हैव द पेटेंट। एथर के पास भी पेटेंट है। जीलियो का आप मुझे पेटेंट बताना कौन सा है। आप उनका जाके फिक्स्ड एसेट देखो, आप जाके उनका देखो अमोर्टाइजेशन देखो, अरे कुछ नहीं है, वो जीरो है, जीरो, ठीक है। आप समझो, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो दोनों में। प्राइस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, प्राइस पे भी आएंगे हम, प्राइस पे भी हम आएंगे, ठीक है। सो दैट आप बिजनेस को एनालाइज करो ना। अभी मेरे पास एथर एनर्जी, मैं सीधा बोल रहा हूं, ठीक है ना। आपको हो सकता है मैं बायस लगूं, बट ऐसा नहीं है। मैं कंपैरिजन तो करूंगा ना। ओला मेरे पास नहीं है, ओला मुझे बहुत भंगार स्टॉक लगता है आज के डेट में। बट आप एक चीज समझो कि मैं कंपैरिजन ओला को भी इससे नहीं कर सकता हूं, बिकॉज बिजनेस मॉडल ही दूसरा है। वो आप सोचो ना, मैं सामान लेके आऊं, असेंबल करके मैं बोलूं, आपको ऐसा लगता होगा ना, आपने कौन कॉल सुना होगा, मिस्टर आर्या जो इसका MD है, वो बोलता है कि वी आर अहेड ऑफ द एथर एंड द ओला, वो बोलता है ऐसा बात। बट वो मतलब शिट है यार, ऐसा बात नहीं कर सकता है वो, बिकॉज कंपैरिजन ही नहीं है। पहली चीज, यू आर जस्ट डूइंग द असेंबलिंग। एटलीस्ट ये लोग तो अपना टेक बनाया है इन लोगों ने। दूसरी चीज, अभी रिस्क मैं आपको बता रहा हूं, कंट्री रिस्क क्या है। सपोज हो सकता है चाइना के साथ कोई इश्यू हो जाए इंडिया का। अभी अगर एक्सपोर्ट बंद कर दिया उसने, तो चाइना ने, तो आप बोल सकते हो कि ऐसा एक्सपोर्ट बंद होगा तो बहुत सारा क्रिटिकल जो चीज होता है ईवीज के लिए, वो तो चाइना से आता है। बट आप एक एनालॉजी देता हूं, बगल के घर से मुझे हर एक दिन रोटी आता है, बाकी चीजें मैं बनाता हूं,
ठीक है ना। और एक बंदा है जिसे घर में सारा कुछ बगल के घर से ही आता है, अगर बगल वाला जो पड़ोसी है वो सप्लाई करना बंद कर दे तो मैं रोटी के बदले ब्रेड खा लूंगा, चावल खा लूंगा, बट वो बंदा तो भूखा मर जाएगा ना। वही हाल होगा जिलियो का। पहली चीज, आईपी 0 है, इसलिए 6-7 कॉम्पिटिटर है। और जाके आप इनका कोमाकी या इनका बी ग्रॉस का पढ़ो जाके, फाइनेंशियल, वो लोग भी इसी स्पेस से ग्रो कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, सो हम जो भी बात करेंगे ना वो हम क्रिटिकल, थोड़ा सा लॉजिकल बात करेंगे। और तीसरा आपने चीज बोला कि बड़ा इन्वेस्टर है, भाई आप समझो ये सारा का सारा बड़ा इन्वेस्टर छोटा इन्वेस्टर कुछ नहीं होता है। हम सब लोगों में ना 19-20 का ही अंतर रहता है। पहली चीज, किसी को कुछ ज्यादा पता रहता है, किसी को कुछ कम पता रहता है, सब लोग जजमेंटल एरर सब लोग करता है, ये दैट इज द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अभी मैं बात करता हूं राकेश झुनझुनवाला, ही इज वेरी फेमस फॉर हिज टाइटन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टाइटन के लिए बुलाता है, ल्यूपिन के लिए बुलाता है, उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। ठीक है, बट ही ऑल्सो मेड द इन्वेस्टमेंट इन पुंज लॉयड, जियोमेट्रिक। ठीक है, फिर उन्होंने डीएचएफएल में पैसा डाला, फिर उन्होंने येस बैंक में पैसा डाला। ऐसा सीरीज ऑफ स्टॉक है जिसमें सारा का सारा पैसा डूब गया भाई। तो आप समझो, ऐसा नहीं है कि सब, मतलब अगर बड़ा इन्वेस्टर है तो वो सब बचा है, हाँ उनको ज्यादा पता होगा, ही हैज मोर रिसोर्सेज, बट जो भगवान ने हमें कॉमन सेंस दिया ना, हमको सबको लगाना चाहिए वो चीज। होप, अब मैं एंड करता हूं आपको। जैसे दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गया कि सपोज अगर मुझे खरीदना है यहां पे ना, तो आप ये देखो स्टॉक कैसे बिहेव करता है मेरे भाई। मतलब मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे मैं इसमें एंट्री एग्जिट कैसे मारूंगा भाई, आप बताओ। देखो ना, ये कॉल ऑक्शन में जा रहा है, कॉल ऑक्शन में मतलब कैश मार्केट का शेयर है, और कॉल ऑक्शन में इसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज डिसाइड करता है, वो भी बीएससी डिसाइड करता है। तो साला मतलब मुझे तो लिमिट ऑर्डर मैं लगा ही नहीं सकता। आप जाके कॉल ऑक्शन के बारे में पढ़ लेना वो कैसे होता है। वहां पे एक्सचेंज हैज अ राइट टू डिसाइड कि क्या आज का भाव क्या रहेगा। ठीक है, और ऐसे लिमिट में जा रहा है यार। ठीक है, और दूसरी चीज, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है जिलियो, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, आप चाहे टर्नओवर का बात करो या फिर नेट प्रॉफिट का बात करो, बट आप देखना उनका ऑपरेटिंग मार्जिन का ग्रोथ कहां है? कुछ ग्रोथ नहीं है। ठीक है, आप एथर एनर्जी का देखना, एथर एनर्जी का एबिटा अभी निगेटिव है, बट इंक्रीमेंटली पॉजिटिव होते जा रहा है। ईयर ऑन ईयर 1600 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो लास्ट चीज, इसके बाद हम इस डिस्कशन को बंद कर देंगे जिलियो वाला। ठीक है, दिसंबर 25 से अभी तक इस स्टॉक ने रिटर्न दिया -7% का। अपन जाते हैं एथर एनर्जी में, एक बार देख लेते हैं यहां पे भी। इसने दिया 32% का, उसने दिया -5% का, मतलब अल्फा कितने का? अल्फा 40% का है। तो प्राइस तो जस्टिफाई कर रहा है ना। ठीक है, और ड्रॉडाउन भी देखोगे, द फॉल फ्रॉम द एटीएच, ड्रॉडाउन में देख लो, जीरो में क्या फॉल आया था दिसंबर के बाद, एक अच्छा खासा फॉल आया था ना। तो आप समझो जिलियो इज नॉट अ बैड स्टॉक, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, बट बिजनेस मॉडल कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ठीक है, होप ये सफिशिएंट रहा आपके लिए। अभी एक हमारे मोहन भाई है, उन्होंने पूछा है क्लीन मैक्स के बारे में। क्लीन मैक्स इज एज फार आई नो इज क्लीन मैक्स, एक मिनट, क्लीन मैक्स बहुत प्यारा सेटअप है इसका। इसको मैं कवर कर लूंगा फंडामेंटली पूरा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, देखो यार, ये अगर आप टेक्निकली इसको देखो ना, तो 1229 एंड 1062, अगर आप कॉन्जर्वेटिव हो तो 1229, और अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो तो 1062 ऑन द क्लोजिंग लेवल। जो नीचे वाला है वो वीकली क्लोजिंग पे, जो ऊपर वाला है वो डेली क्लोजिंग पे है, ये मार्क करना। इट्स ए गुड स्टॉक, जो फंडामेंटली इनका जो पैट भी है ना FY26 में एज कंपेयर टू FY25 अप्रॉक्स 3-4x का ग्रोथ आया है। सो ये वाला जो सेक्टर है ना, ये है आपको ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, एंड अभी ये अच्छा करेगा। अभी कब तक अच्छा करेगा ये हमको नहीं पता है। ग्रीन एनर्जी में मुझे हमेशा लगता है ना कि हर एक आदमी को, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, उसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉट का यूज करना चाहिए। ठीक है, जो हम सीरीज करेंगे ना, जो भी ग्रीन एनर्जी की जितने भी स्टॉक है, सबको फिर हम उसमें पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके समझेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन है शीतल मैम का V2 रिटेल पे।
यार V2 रिटेल में हुआ क्या ना, स्टॉक थक गया यार। मतलब स्टॉक अगर आप देखो फाइनेंशियल 26 ओवर फाइनेंशियल 25, तो 60% का फाइनेंशियल 25 में भी ग्रोथ था टॉप लाइन का, और इस साल भी टॉप लाइन का 60% का, मोटा मोटा 92 यानी 100% का ग्रोथ कर रहा है इसने पैट में भी। स्टॉक इज फंडामेंटली वेरी साउंड। टीयर 2 और टीयर 3 में मेरा इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, बट अगर मैं इस स्टॉक में रहता, ठीक है, तो मैं यहां पे निकल जाता 211 पे, और अगर मुझे स्टॉक में अगर कोई न्यू एंट्री बनानी होगी ना, सो देयर आर 2 ऑप्शन, ठीक है। मैं स्टॉप को अपना हटा के यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन रहेगा कि अगर ऊपर की तरफ प्राइस जाता है, तो ध्यान समझना, अगर ऊपर की तरफ प्राइस जाता है ना, मतलब 255 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है 255 256 के ऊपर, तो फिर हम डेली चार्ट में जाएंगे, और एक मेरा जो पैटर्न रहता है डेली में, जब फॉल के बाद, मतलब एक फ्लैग, बुलिश फ्लैग बनने के बाद, जब एक स्टेबलाइजेशन आए, मतलब साइडवेज आए, जो हायर हाई और हायर लो बने, तब हम एंटर कर सकते हैं। या जब ये यहां पे फॉल करे, ये यहां पे एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और यहां पे फॉल होने के बाद ये डेली पे ऊपर जाने लगे, ऑब्वियसली अगर यहां पे होता है ना, यहां पे, सो आई विल गेट ए बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड। स्टॉक बहुत अच्छा है, नो डाउट, और मुझे लगता है ना ये थोड़ा सा पिछले 1.5-2 साल से ना, जो कंपैरेटिवली इसने रिटर्न बहुत अच्छा नहीं दिया है। अगर मैं यहां से देखूं, सो फ्रॉम 3 Feb 2025, जस्ट होल्ड ऑन, मैं ऐसा रिटर्न देखता हूं इसका, कितना इसने 6-7% का रिटर्न दिया है। इसका मेन रीजन अभी हो सकता है ना, मुझे जहां तक लगता है, हो सकता है यार, जब बहुत पी फर्म्स घुसते हैं ना, जब एक अच्छा खासा पैसा बन जाता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आनी तो स्वाभाविक बात है। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये ना टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में ज्यादा ये कंपनी है, और मॉनसून ना थोड़ा सा डाइसी लग रहा है इस बार, तो हो सकता है जो स्मार्ट मनी है ना, वो थोड़ा सा देख रहा हो कि मॉनसून किस तरफ जा रहा है। सो हो सकता है बिफोर मेकिंग अपसाइड मूव दे आर वेटिंग फॉर इट, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे स्टॉक की डिस्कशन कर लिया। अभी कुछ दूसरा बात है, 3 थे, बस फटाफट करेंगे इसको। इसमें सबसे पहले एक है डिजीसूट 6320, इनका नाम नहीं है। इन्होंने बोला कि सर व्हेनेवर, मतलब इन्होंने हिंदी में बोला कि जब भी आप बनाते हो ना, सो यू टॉक अबाउट द स्टॉक जो ऊपर जाने वाला होता है, ठीक है ना। आप ऐसे स्टॉक के बारे में बताओ जो नीचे जाए और हम शॉर्ट कर सके। तो मेरे भाई डिजीसूट 6320, मैंने 2 वीडियो बनाई है शॉर्टिंग पे, 3 वीडियो मोर प्रिसाइसली। एक बनाया था कल्याण से मतलब कपल और डेज बाद, ठीक है ना, वो अभी हमने हटा दिया, मैंने हटा दिया है, बिकॉज कल्याण ज्वेलर्स में ना अगेन मुझे वो रिलेटिव वीकनेस नहीं दिख रही है। मैं फिर से बता रहा हूं, रिलेटिव वीकनेस नहीं दिख रही है। मुथूट फाइनेंस का जाके शेयर आप देखना, वो मैंने शॉर्ट करके रखा है और है अभी। मैंने उसका लॉजिक बताया था, टॉनेज का इशू था, वो वीडियो जाके देखना, वाओ मेरा ट्रेड चल रहा है। उससे पहले मैंने निफ्टी को शॉर्ट करा था, मतलब 1.5-2 महीने, मतलब फर्स्ट वीक में करा होगा मैंने, फर्स्ट वीक ऑफ मई में, वो आप देखे जाना। वो भी हटा दिया क्योंकि निफ्टी अभी डेली चार्ट पे स्टेज 2 ब्रेकआउट कर रहा है और निफ्टी ऊपर जाएगा। ये मेरे को लग रहा है, एज अ ट्रेडर इंस्टिंक्ट मैं आपको बता रहा हूं, बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, ठीक है। और दूसरी बात हो गई ना कि जब हम शॉर्टिंग करते हैं ना, शॉर्टिंग में एक सबसे बड़ा चीज है ना कि इकोसिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करेगा। एक तो यूएस वाला सिस्टम नहीं है, मतलब अगर मैंने कैश में कोई स्टॉक शॉर्ट कर रहा है तो मुझे उसी दिन कवर करना है, पहली बात। दूसरा, एफएनओ में आप जाओगे ना, तो एफएनओ में जब भी मैं शॉर्ट करता हूं विद द हेल्प ऑफ द फ्यूचर, मैं पुट से शॉर्ट करना पसंद नहीं करता हूं, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है भाई, अच्छे से स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। जब हम फ्यूचर से शॉर्ट किया ना मैंने, तो आप समझो उसको मैं हमेशा हेज करता हूं। उसको हेज करता हूं मैं कैसे? उसको मैं हेज करता हूं ओटीएम सी से। आपने आउट ऑफ द मनी सुना होगा। अभी आउट ऑफ द मनी, अगर अभी जून चल रहा है ना, सपोज अभी जुलाई शुरू हो गया, तो मैं हमेशा ना दूर के लेने की कोशिश करता हूं, बिकॉज उसमें आपका पैसा बचता है। तो अगर सपोज अगर अगस्त का मैं देखने जाऊंगा ना, तो हार्डली आउट ऑफ 220 स्टॉक 10 में यार मतलब लिक्विडिटी मिलती है। सो दैट इज द वेरी पेनफुल थिंग। और जब आप फ्यूचर से शॉर्ट करते हो तो हमेशा देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्यूचर का प्राइस है वो प्रीमियम में रहता है विज़-अ-वी कैश के। वो क्यों रहता है? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का पार्ट होता है। दैट विल डिस्कस इन द अदर वीडियो, कैलकुलेशन जब करेंगे। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी कम रहती है। वैसे मुथूट भी मिल गया, अभी और भी शेयर में, बट यार मैं हेज तो करूंगा ना, बिकॉज मैं फ्यूचर में बिना हेज किए मुझे नींद नहीं आएगी भाई। भले कितना ही प्राइस एक्शन है, बट मेरा पोजीशन तो हेज होना चाहिए ना। अगर वो साला कुछ स्टॉक में कुछ हो गया, 40% ऊपर चला गया, तो मार्जिन कॉल आ जाएगा। समझ रहे हो बात? इसीलिए आई डू डिस्कस, बट वो सेल्डम रहता है। और आप समझो यार,
शॉर्टिंग करना ना हमारे इकोसिस्टम में, स्पेशली इंडियन में, एक तरीके का सीन बहुत लोग समझते हैं। उनको लगता है कि नहीं, पैसा सिर्फ लॉन्ग करके बनेगा, विच इज जो गलत चीज है। आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हो। यू अप्लाई द सेम थिंग इन द एफएनओ स्पेस, जहां पे फाइनेंशियल डिटोरिएट हो रहा है या फिर प्राइस एक्शन खराब हो रहा है या फिर इंडिकेटर आपको सजेशन दे रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, मेरे को पीयूष ने आज पूछा कि भाई आप ऐसा बता रहे हो यूएसडी आईएनआर के बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं ना आपको दिखाता हूं यूएसडी आईएनआर, राइट। ये क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं पीयूष, ये है मंथली चार्ट, ठीक है। अभी मैंने इसलिए ऐसा बोला कि देखो ये वाला जो कैंडल है ना, ये मई 26 का ये कैंडल वीक कैंडल था, ठीक है ना। अभी ये वीकनेस कब स्टार्ट होगी ना, जब ये वाला मतलब जब 94.02 के नीचे जाएगा यूएसडी, तो एक यूएसडी आईएनआर ट्रेड में एक रिट्रेसमेंट होगा। मैं क्रैश की बात नहीं हूं, रिट्रेसमेंट होगा, जिसमें आईएनआर अप्रोक्स 90 तक जा सकता है। बट जो प्राइमरी ट्रेंड है ना यूएसडी आईएनआर का, वो अपवर्ड ही है। ये आप समझो, इसका बहुत सारा रीजन है। अभी आपने सुना होगा एफसीएनआर जो डिपॉजिट आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें हेजिंग का कॉस्ट ने खुद ले लिया है। उससे अगर आपका कोई रिलेटिव अगर आपका एनआरआई होगा ना, तो उनको बोलना, सिंस मेरा जो मेन फोर्टे है वो बैंकिंग का है, तो उसके लिए मार्क चल रहा है यार, उसमें आप अप्रोक्स 15-20% तक का इंटरेस्ट कमा सकता है एक एनआरआई। उसके कारण क्या हो रहा है ना, उसके कारण एक अच्छा खासा इन्फ्लो आएगा फॉर आईएनआर, जिसके कारण क्या होगा, यूएसडी कमजोर होगा। वो है फिर गवर्नमेंट ने जो कमोडिटी मतलब गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, सबका बहुत सारा इफेक्ट आएगा। प्लस एक आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि क्रैश हो जाएगा। नहीं, वो एकदम बकवास बात है। एक रिस्क ऑफ इवेंट हो रहा है। रिस्क ऑफ इवेंट क्या हुआ ना, आप देख रहे होंगे कि जहां जहां एआई की स्टोरी चली, अभी एआई स्टॉक ना थोड़ा सा वोलेटाइल होते हैं, टेक स्टॉक तो वोलेटाइल होते हैं, उसमें भी एआई सुपर वोलेटाइल होते हैं। उसके कारण क्या हो रहा है ना, रिस्क ऑफ हो रहा है। अभी रिस्क ऑफ क्या होता है ना, रिस्क ऑफ इवेंट में जो इन्वेस्टर रहते हैं वो फास्ट, मतलब जिनका हाई बीटा है और जो वोलेटाइल एसेट है उसको बेचता है और सेफ हेवन में जाने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है ना, कि अभी इंडिया में जो लार्ज कैप है और स्पेशली जो बैंकिंग सिस्टम है ना, बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ अप्रॉक्स 14-15% का, विच इज वेरी गुड। इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस डिकेड ना, बहुत अच्छा है। तो हो सकता है कि जो वो सेल ऑफ होगा ना, उसका कुछ पैसा आ सकता है इंडिया में, ये मुझे लगता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला कि देयर आर चांसेस कि फॉर सम टाइम जो आईएनआर डिप्रिशिएट कर रहा है ना, वो रुक जाएगा, ठीक है। और भाई एक भाई ने बहुत क्वेश्चन पूछा है कि दो इट इज वाइज टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज एंड कैन वी बिकम ए फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर। सबसे पहले भाई आपको क्यों करना है, मतलब इक्विटीज में क्यों जाना है। देखो, इक्विटीज में अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि आप पूरा का पूरा एलोकेट करो इक्विटीज में, तो आपको चेक करना है कि बोलने वाला का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। अगर वो बैकग्राउंड एक म्यूचुअल फंड वाला है, या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर फिन इन्फ्लुएंसर है, या फिर कोई स्टॉक एक्सचेंज वाला है, या फिर आप समझो कि वैसा लोग है, मतलब कोई कोर्स सेलर है, कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स सेलिंग कर रहा है, कोई टेक्निकल आपको बोल रहा है कि हम सिखाएंगे, या फिर कोई बोल रहा है कि आपको हम पूरा का पूरा रिसर्च एनालिस्ट बना देंगे। अगर वो बोल रहा है ना कि आप जॉब छोड़ दो, जॉब फालतू है, फुल टाइम कर लो, तो भाई आप बिल्कुल मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो। वो अपने स्वार्थ से आपको ये बात बोल रहा है, ठीक है। मतलब गलत करोगे आप। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनसे ज्यादा पैसा आपके हमारे पास तो होगा नहीं। कौन फुल टाइम इन्वेस्टिंग करता है भाई? सबका ब्रोकरिंग हाउस है, ठीक है। सबने पीएमएस खोला हुआ है, मैक्सिमम लोगों ने पीएमएस खोला है। क्यों खोला हुआ है? सो क्या होता है ना यार, मैं आपको बता रहा हूं क्या माइंडसेट को ना स्मार्ट लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। लॉट ऑफ पीपल इन करेंट डे टाइम दे हेट देयर जॉब, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक सपने बेचने वाला आएगा, वो बोलेगा कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो, ये हेट करो जॉब को, बॉस को रिप्लाई करना पड़ता है, फलाना ठिकाना। अगर ये चैनल जब ग्रो होगा ना, वन डे आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई वाइफ। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। माई फ्रेंड्स आर देयर, जो या मेरा भाई है, ठीक है ना, ही इज एक्चुअली, उसने अभी कुछ दिन पहले ना इंडिया की अभी रेसिडेंटशिप छोड़ दी है, ठीक है ना। भाई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपके भी सर्कल में लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ये सब का सब फालतू चीज है कि जॉब छोड़ के मत करना है सब। अगर 35 से नीचे हो तो एज ए छोटा भाई बता रहा हूं, और ऊपर होना भाई तो मैं तुमको एज ए बड़ा भाई बता रहा हूं। ये सब काम मत करना, फालतू बात है। यू आर ए मैन, यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब छोड़ के देखो, आप जॉब छोड़ के कर रहे हो ना, तो यू डू अ जॉब इन द स्टॉक मार्केट रिलेटेड थिंग।
जॉब छोड़ के ऐसा मतलब फुल टाइम मत बन जाओ यार, मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। फुल टाइम करे क्या करोगे, आपके पास मैक्सिमम 30 स्टॉक रहेगा। अभी 30 स्टॉक आप रखोगे एक साल, उसमें क्या करना है साला, मतलब 365 को डिवाइड करो 30 से यार, मतलब क्या करना है आपको, समझो, ये समझा बात। और दूसरा चीज है ना, एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। ऑल एसेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी ना यूएस इन्वेस्टर, उसमें मैंने कहा है कि डोंट फॉल फॉर द प्रे, जिसमें कहा जाता है कि आपका 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो फिर का फिर वही लोग बोलते हैं जिनको उनसे स्वार्थ है। मैंने कैटेगरी आपको बता दी है, 6-7 कैटेगरी है, वही आपको हमेशा बोलेगी, वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पल देगी। फालतू बात है भाई, आपका सब चीज में रहना चाहिए। आपका रियल एस्टेट में कम से कम जमीन में रहना चाहिए, सोना में रहना चाहिए, बिकॉज गोल्ड इज अ नेचुरल हेज। आपका बिटकॉइन में भी रहना चाहिए आज के डेट में, अभी नहीं रहना चाहिए। बिटकॉइन को आपको टेक्निकली हैंडल करना चाहिए। बिटकॉइन पूरा का पूरा टेक्निकल गेम है, आप इंडिकेटर से भी बहुत प्यार से कर सकते हो, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और आपका कोई भी क्वेरी है ना, लाइक स्टॉक रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, तो आप मुझे उसका साइकोलॉजी पूछ सकते हो। आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे ना, अश्योर यू, जो नेक्स्ट वीक में हम जो भी Q&A करेंगे ना, आई विल मेक श्योर कि मैं उसका रिप्लाई करूं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू आर वॉचिंग इट ऑन द ट्विटर, डू फॉलो मी, एंड इफ यू आर वॉचिंग ऑन द यूट्यूब, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।